हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आपने अपने जीवन में काला जादू, तंत्र विद्या, मसान विद्या, इन सब के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और कभी कभार तो इन चीज़ों का प्रभाव कई लोगों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा होता है कि वो चाह कर भी अपने जीवन में कुछ भी ठीक नहीं कर पाते। आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसे ही इंसान की है जिसका जीवन काला जादू, तंत्र विद्या, मसान विद्या ऐसी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और अब वो अपने जीवन में चाह कर भी उन चीज़ों को वापस नहीं ला सकते जो उस हादसे के होने से पहले उनके जीवन में हुआ करती थी। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और उनके जीवन में ऐसा क्या था जो इन सभी चीज़ों की वजह से उनसे पिछड़ गया? ये सभी चीज़ें हम आज की इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी गोंडा के रहने वाले समीर की है और इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं गोंडा का रहने वाला हूँ और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये उस वक्त की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन उस घटना का असर आज तक भी मेरे जीवन में है। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। जब मैं शहर से गांव छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे गांव गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और मैंने सोचा था कि इस बार मैं गांव में पूरे मज़े करके आऊँगा, क्योंकि गांव के वो आम के पेड़ जहाँ मैं मेरे गांव के दोस्तों के साथ पूरी दोपहर उन पेड़ों पर चढ़कर पकड़म पकड़ाई खेला करता था। गांव की और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनको शहर में रहते हुए मैं बहुत ज़्यादा मिस करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार जब मैं गांव जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि इसके बाद कभी भी मेरा गांव जाने का मन नहीं करेगा। उस घटना को याद करने के बाद अब जब कभी भी मैं गांव जाने के बारे में सोचता भी हूँ तो अचानक मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे शरीर में अचानक से कंपन होने लगता है और धीरे धीरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से उस घटना के होने के बाद कभी भी मेरे परिवार वाले मेरे सामने ना ही तो गांव की कुछ बातें करते हैं और ना ही गांव जाने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव का नाम लेते ही मेरे दिमाग में वहीं सब चलने लगता है और उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दरअसल मेरे पिताजी बिजली विभाग में एक अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करते हैं और शुरू से ही उनके हर 3-4 साल के बाद ट्रांसफ़र होते रहते थे, जिसकी वजह से हमें कभी इस शहर से उस शहर जाते ही रहना पड़ता था। हमारा कभी भी कोई स्थायी घर नहीं था। जहाँ पर भी पापा की ड्यूटी होती थी वहीं पर हम लोग किराए का मकान लेकर रहने लगते थे और इसी वजह से कई बार लंबे समय तक हमारा गांव जाना नहीं हो पाता था। लेकिन उन दिनों मेरी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ने ही वाली थी और गर्मियों की छुट्टियां आने से पहले ही मेरे अंदर गांव जाने की उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी कि मैंने 1 महीने पहले ही मेरे घर वालों को बोल दिया था कि इस बार की गर्मियों की सारी छुट्टियां मैं गांव में ही मना कर आऊँगा। तो मम्मी पापा ने भी मुझे इसके लिए परमिशन दे दी थी और उन्होंने कहा कि अगर हमारा चलना हो पाएगा तो हम लोग भी इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे साथ गाँव चलेंगे। इसके बाद जल्द ही मेरा स्कूल ख़त्म हो गया था और अब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। इसी वजह से जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो मैंने मेरे गांव जाने का प्लान शुरू कर दिया और उसके लिए मैंने मेरे कपड़ों की पैकिंग वगैरह शुरू कर दी थी। लेकिन तभी मेरे पापा ने कहा कि मुझे तो इस बार छुट्टियां नहीं मिल पाई है, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारी मम्मी को साथ ले जाओ और तुम दोनों ही इस बार की छुट्टियों में गांव घूम कर आ जाओ। और इसके बाद मैं और मेरी मम्मी हम दोनों गांव घूमने के लिए शहर से गांव की तरफ निकल चुके थे। उस दिन गांव जाने के लिए हमारी 11 बजे की बस थी, इसीलिए हम लोग तय समय पर ही बस स्टैंड पहुंच गए थे। मुख्य शहर से हमारे गांव की दूरी लगभग 8 घंटे की थी और इसी वजह से तय समय पर हमारी बस ने हमको शाम के करीब 7 बजे गांव के बस स्टैंड पर उतार दिया था। जब हम लोग बस से गांव के बस स्टैंड पर उतरे तो गांव का बस स्टैंड अभी भी वैसा का वैसा ही था जैसा कि आज से बहुत सालों पहले हुआ करता था। वही पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड और एक सड़ा हुआ सा पुराना ठेला वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई भी काम में नहीं लेता था। खैर, मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना था।
मुझे तो गांव पहुंचकर अपने गांव के दोस्तों के साथ मस्तियाँ करनी थी। बस स्टैंड से हमारे गांव वाले घर की दूरी पैदल चलने पर लगभग 15 मिनट की थी, जिसको मैंने मेरी मम्मी के साथ कुछ ही देर में तय कर लिया था। और अब हम लोग हमारे गांव वाले घर पहुंच चुके थे। हम लोगों को देखकर वहां पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश हुआ तो वह मेरी दादी थी, क्योंकि दादी को शुरू से ही मुझसे काफ़ी ज़्यादा लगाव था और मुझे भी दादी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो रात को मुझे कई कहानियाँ सुनाया करती थीं। घर पर पहुंचकर सभी लोगों से मिलने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि कब मैं मेरे गांव के दोस्तों के पास जाऊं और उनके पास जाकर उन आम के पेड़ों पर पकड़म पकड़ाई खेलूं, क्योंकि शहर में तो ऐसा कुछ खेलने के लिए मिलता नहीं था। लेकिन जब तक हम लोग घर पर पहुंचे और सभी लोगों से मिलने के बाद मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के लगभग 8 बज चुके थे। इसी वजह से इतनी लेट मुझे मेरी दादी ने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था और उस वक्त तक गांव में चारों तरफ सन्नाटा भी पसर चुका था, क्योंकि गांव में सभी लोग शहर की तुलना में काफ़ी जल्दी सो जाते हैं। अब उस दिन रात को सोते हुए भी मैं तो वही सब सोच रहा था। और फिर उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सुबह का नाश्ता करके मैं तुरंत अपने दोस्तों के घर की तरफ निकल जाता हूँ और थोड़ी ही देर में गांव के सभी दोस्त मुझे मिल जाते हैं और अब हम लोग उन्हीं आम के पेड़ों की तरफ खेलने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग रोज़ाना इसी तरह उन आम के पेड़ों पर खेला करते थे। लेकिन एक दिन जब मैं खेलने के लिए अपने दोस्तों को उनके घर से बुलाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक घर के दरवाजे पर मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है और वह मुझे मेरी मम्मी का नाम लेकर पूछती है कि क्या तुम उन्हीं के लड़के हो? तो मैंने भी उनसे कह दिया कि हाँ, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। और फिर उसके बाद उस औरत ने मुझे अपने घर बुलाकर खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ भी दीं। पहले तो मैंने उसे मना किया, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी मम्मी और मैं काफ़ी अच्छी सहेली है और मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ, तो क्या तुम मेरे द्वारा बनाई गई मिठाई नहीं खाओगे? उसके बाद मैंने उसका थोड़ा मन रखने के लिए उसके द्वारा दी गई मिठाई को खा लिया। और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटा भी था, तो मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं था। उसके बाद उस दिन उससे वो मिठाई खाकर मैं अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चला जाता हूँ और फिर हम लोग खेलने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग उन आम के पेड़ों पर खेल रहे थे तो मैंने देखा कि जिस औरत के घर मैं मिठाई खाकर आया था, वह औरत अब अपने घर की छत के ऊपर खड़ी है और शायद वह हमारी तरफ ही देख रही थी, पर मैंने उसकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने सोचा कि यह उसका घर है तो वह अपनी छत पर ऐसे ही खड़ी होगी। उस दिन तो मैं खेल कर चुपचाप अपने घर आ गया और वो दिन भी आराम से निकल गया। लेकिन जब दूसरे दिन मैं फिर से अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाने जा रहा था, तभी उस औरत ने फिर से मुझे आवाज़ देकर बुलाया और जब मैं उसके पास गया तो उसने उस दिन भी कुछ मिठाइयाँ बना रखी थी, लेकिन वह कल वाली मिठाइयाँ नहीं थी। आज वो कुछ अलग प्रकार की रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी, तो उन्होंने फिर से मुझे वो मिठाइयाँ खाने के लिए दी। लेकिन आज मैंने उनसे पूछा कि आप यह इतनी मिठाइयाँ कहाँ से लाती हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ और मुझे घर पर कोई ज़्यादा काम तो है नहीं और मुझे शुरू से ही खाना बनाने का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। और क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली के बेटे हो और तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह मिठाइयाँ खाने के लिए दे रही हूँ। तभी मैंने मिठाई खाते वक्त उनके घर में चारों तरफ नज़र घुमाई तो उस वक्त उनके घर पर कोई नहीं था। वह पूरा घर बिल्कुल सुना पड़ा हुआ था। सिर्फ उस औरत के अलावा उस घर में कबूतरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अब उस दिन भी मैं मिठाई खाकर उसके घर से खेलने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन आज भी जब मैं उन आम के पेड़ों पर खेल रहा था तो वह औरत मुझे अपने घर की छत के ऊपर खड़ी दिखाई देती है और वह लगातार हम लोगों की तरफ ही देख रही थी। पर उस दिन भी मैंने उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि जैसा कि उस औरत ने मुझे बताया है कि वो अपने घर पर अकेली रहती है, तो शायद शाम के वक्त वह घूमने के लिए अपने घर की छत के ऊपर आ जाती होगी और यहाँ पर हम लोग खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी ओर देख रही होगी। अब उस दिन भी खेलने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन उस दिन रात को खाना खाने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा था। जब रात को मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा हुआ था तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस औरत के द्वारा दी गई वो मिठाइयाँ फिर से खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होने लगी थी, क्योंकि खाने में वो मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी
अब उस रात मुझे उन मिठाइयों को खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि मैंने सोते हुए सोचा कि कल जब मैं खेलने जाऊंगा तो मैं खुद ही उनसे खाने के लिए वह मिठाई मांग लूँगा। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि बचपन में बच्चे का मन कैसा होता है। उस वक्त मैं यही कोई 15-16 साल का था। तो उस वक्त उस उम्र में सही और गलत का इतना ज़्यादा अंदाज़ा इंसान को नहीं रहता है। अब रात को मैं ये तय करके सो गया था कि कल जब मैं खेलने जाऊंगा तो उस औरत से वो मिठाइयाँ खाने के लिए मांगूंगा। और जब मैं दूसरे दिन खेलने के लिए जा रहा था तो घर से निकलते ही मैंने सोच लिया था कि अगर वह मुझे घर के बाहर की तरफ दिखेंगी तो मैं उनसे खाने के लिए मिठाइयाँ ज़रूर मांगूंगा। लेकिन जब मैं उनके घर के करीब पहुंचा तो वह मुझे अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई दिखाई देती है और यह देखकर मैं मन ही मन थोड़ा खुश भी हो जाता हूँ। अभी मैं उसके पास जाकर उससे मिठाइयाँ मांगने ही वाला था कि तभी वो औरत खुद से चलाकर ही मुझे मिठाई खाने के लिए कह देती है और मैं खुशी खुशी उसके पीछे उसके घर के अंदर चला जाता हूँ। लेकिन उस दिन वह मुझे अपने घर के एक अलग ही कमरे में ले जाती है। वह कमरा चारों तरफ से अंधेरे से घिरा हुआ था, उसमें रोशनी आने का कोई भी माध्यम नहीं था। तभी वो मुझे उस कमरे में बैठाकर मिठाई खाने के लिए देती है और मैं मिठाई खाने लगता हूँ। लेकिन इस बार मैंने मिठाई खाते खाते अचानक उनसे पूछ ही लिया कि अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है तो आप खाने में रोज़ाना सिर्फ ये मिठाई ही क्यों बनाते हो, कुछ चटपटी चीज़ भी बनाया करो। तभी उस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे खाने में मिठाई पसंद है, इसी वजह से मैं रोज़ मिठाइयाँ ही बनाती हूँ। इसके बाद वह औरत मुझसे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे द्वारा बनाई गई ये मिठाइयाँ पसंद नहीं आई। तभी मैं उससे कह देता हूँ कि मुझे तो आपकी ये मिठाइयाँ बहुत पसंद है, हो सके तो आप मुझे रोज़ ही ये मिठाइयाँ खाने के लिए दिया करो। और मेरे मुंह से ये बात सुनकर तो वह औरत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मुझसे कहती है कि तुम रोज़ मेरे घर पर आ जाया करो, मैं तुम्हें खाने के लिए रोज़ाना नई नई मिठाइयाँ दिया करूँगी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कल से मैं रोज़ इसी टाइम आपके पास मिठाइयाँ खाने के लिए आ जाऊँगा। अब मेरे मन में भी खुशी के मारे लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा कि मैं रात को सोच ही रहा था कि मुझे वह मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं और आकाश वह मुझे रोज़ाना खाने के लिए मिल जाए। लेकिन अब तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया था। उस औरत ने भी मुझे रोज़ाना अपने घर पर मिठाई खाने के लिए बुला लिया था। अब मैं मिठाई खाने पर अपना ध्यान लगाता हूँ। अभी मैं मिठाई खा ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र उस औरत की तरफ जाती है। अब वह मुझे मिठाई खाता हुआ देख रही थी, लेकिन उसके होठों की तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जल्दी जल्दी कुछ बोल रही है, जैसे कोई मन ही मन में मंत्र पढ़ता है, ठीक वैसे ही। अब मेरी नज़रें उसकी तरफ थीं, फिर भी उसके होठ लगातार धीरे धीरे हिल रहे थे। अब वह एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी और शायद कुछ मंत्र के जैसा मन ही मन में बोल रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, पर उस औरत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी और ठीक उसी प्रकार उसके होठ हिल रहे थे। अब मैं भी थोड़ा सीरियस हो गया था और मैंने मिठाई खाना बंद कर दी थी। तभी अचानक वह औरत मुस्कुराकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम मिठाई क्यों नहीं खा रहे। तभी मैं उस औरत से कहता हूँ कि आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप कुछ बोल रही हो, पर आप क्या बोल रही हो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तभी वह औरत मुझसे कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो तुम्हें मिठाई खाते हुए प्यार से देख रही थी। चलो अब तुम जल्दी से मिठाई को ख़त्म करो, फिर तुम्हें खेलने भी तो जाना है। अब उस दिन भी मैं मिठाई ख़त्म करके खेलने के लिए चला गया और उस दिन भी वह औरत अपनी छत पर खड़ी होकर हमारी तरफ ही देख रही थी। लेकिन उसकी उन मिठाइयों को खाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मेरे अंदर उसकी उन मिठाइयों को खाने की लालसा बहुत ज़्यादा भर गई थी और अब मैं रोज़ाना उसके घर उन मिठाइयों को खाने के लिए जाता था और वह औरत भी रोज़ाना उस छत पर खड़ी होकर जब हम लोग खेल रहे होते थे तो मेरी तरफ लगातार देखती थी। पर इन सब के बारे में मैंने घर पर अब तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने ना ही तो मेरी मम्मी को बताया था कि मैं किसी आपकी सहेली के यहाँ मिठाई खाकर आता हूँ और ना ही मेरी दादी को बताया था कि हमारे गांव में वह औरत मुझे रोज़ाना मिठाई खाने के लिए अपने घर बुलाती है, क्योंकि ऐसे विचार कभी मेरे दिमाग में आए ही नहीं कि इन सब के बारे में घर वालों को भी मुझे बताना चाहिए। मैं तो बस रोज़ शाम होते ही उस औरत के पास जाता था और मिठाइयाँ खाता था और अब वह औरत रोज़ाना कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मेरे लिए बनाकर तैयार रखती थी और जब मैं मिठाइयाँ खाता रहता था
तो वह एक तक मुझे घूरते हुए अपने मुंह से कुछ मंत्रों के जैसा बोलती रहती थी। लेकिन उस वक्त तक मेरे सोचने समझने की जो शक्ति थी वो इतनी खत्म हो चुकी थी कि मैं उससे पूछता भी नहीं था कि आप ये सब क्या कर रहे हो और यह अपने मुंह से क्या बोल रहे हो। मेरा ध्यान तो सिर्फ उन मिठाइयों को खाने में ही लगा रहता था। लेकिन उन बातों को याद करके मुझे आज भी अफसोस होता है कि आखिर उस वक्त मैं इतनी मिठाइयों को अकेला खा भी कैसे जाता था। नॉर्मली कोई भी इंसान 10-15 मिठाइयों से ज़्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद उसकी और ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन उस वक्त उस औरत के द्वारा बनाई गई 2-3 किलो मिठाइयों को मैं अकेला ही खा जाता था। जब वह औरत मुझे खाने के लिए मिठाइयाँ देती थी तो उन मिठाइयों को कभी भी खुद नहीं खाती थी, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा कि आप इन मिठाइयों को क्यों नहीं खाते, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन में ही उस औरत ने मुझे यह खुद से चलाकर ही कह दिया था कि मैं सुबह इन मिठाइयों को बनाते ही खा लेती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ मिठाई खाने की मेरी इच्छा नहीं होती। अब ये सब होते लगभग 6 दिन हो चुके थे, और 7वें दिन भी जब मैं उस औरत के पास मिठाई खाने के लिए गया तो उस औरत को देखकर उस दिन मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। क्योंकि जब उस दिन उस औरत के पास मैं मिठाई खाने के लिए गया तो उस दिन वह एक शादी के लाल जोड़े में तैयार होकर अपने घर पर बैठी थी। जब मैंने उससे पूछा कि आप आज कहीं किसी प्रोग्राम में जाने वाली हो क्या, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि नहीं, आज मैं कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाने वाली। वो तो क्या है कि मैं सारे दिन घर पर ही रहती हूँ और मेरे यह नए कपड़े हैं, ये ऐसे ही पड़े पड़े खराब ही हो रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनको पहन ही लूँ। इसके बाद वह औरत मेरे बहुत करीब आती है और मुझसे पूछती है कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने उस औरत से कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, पर मुझे तो मिठाई खानी है। मेरे इतना कहने पर वह औरत एक अजीब तरीके से हंसने लगती है और मुझे वो मिठाइयाँ ला कर देती है। उसके बाद मैं बहुत चाव से उन मिठाइयों को खाने लगता हूँ। आज भी मैं उसी अंधेरे से कमरे में बैठकर उन मिठाइयों को खा रहा था और वह औरत मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। लेकिन उस दिन उन मिठाइयों को खाते खाते थोड़ी ही देर बाद मेरा सर अचानक से चक्कर आने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हो, और इसके बाद मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगता हूँ। अब जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था तो मुझे मेरे कानों में उस औरत के द्वारा बोले जाने वाले उन मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाकी के दिनों तो वह औरत अपने मन में ही उन मंत्रों को बोलती थी, और जब मैं उसे बोलता था तो वो अचानक हंसकर मुझसे बात करने लगती थी। लेकिन उस दिन जब बेहोश होते होते मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे कह रहा था कि मुझे पानी दो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, पर वह औरत इसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था तो अब उसके मंत्रों की आवाज़ उसके मुंह से निकलने लगी थी, और वह ज़ोर ज़ोर से उन मंत्रों को बोलने लगती हैं, और उसके उन मंत्रों की आवाज़ के बीच ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब बहुत देर बाद मुझे होश आता है तो होश आने के बाद मैं देखता हूँ कि अब भी वह औरत मेरे सामने ही बैठी हुई थी, लेकिन आज उस कमरे में कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग हो रहा था। आज उस औरत और मेरे बीच में एक हवन का कुंड था जिसमें बहुत तेज़ आग जल रही थी, और वह औरत ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलते हुए उसमें कुछ डाल रही थी। और आज उस औरत के सिर के बाल भी बिखरे हुए थे, क्योंकि उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो इस वजह से अब उस अंधेरे में मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा अंधेरा और ऊपर से उसके वह बिखरे हुए बाल उसके आधे चेहरे के ऊपर आ रहे थे। तभी मैंने कमरे के बाहर की तरफ नज़रें घुमाई तो आज वह अंधेरा सिर्फ उस कमरे में ही नहीं बल्कि बाहर की तरफ पूरे घर में भी हो रहा था। उसके बाद मैं उस औरत से कहता हूँ कि आप ये सब क्या कर रही हो, मुझे मेरे घर जाना है, और मैं यहाँ पर बेहोश कैसे हो गया था, और मैं कब से बेहोश पड़ा हूँ। तभी अचानक वह औरत एक बहुत ही भारी और खसराई हुई आवाज़ में बोलती है कि कहीं नहीं जाएगा तू, आज तुझे मैं मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगी। जैसे ही उस औरत ने मुझे यह बात बोली तो मुझे थोड़ा डर का आभास हुआ, और डर लगता भी क्यों नहीं। एक तो वह चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर से वह औरत अपने बालों को बिखेर कर मेरे सामने बैठी हुई थी, और बीच में वह हवन का कुंड चल रहा था। उस माहौल को देखकर कोई बड़ा आदमी भी डर जाए, मैं तो फिर भी उस टाइम बच्चा था।
अब यह बात बोल कर कि अचानक उस औरत ने अपने सिर को ऊपर करके मेरी तरफ देखा, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है, और मैं गौर से एक बार उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, और एक बार उसके चेहरे की तरफ देखने के बाद मेरी दोबारा हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसके चेहरे की तरफ देख पाऊँ, क्योंकि जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो चेहरे के नीचे से तो वह औरत बाकी के दिनों की तरह ही लग रही थी, लेकिन उसका जो चेहरा था वह बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस वक्त मुझे उसका चेहरा बिल्कुल काला और मतमैला सा दिखाई दे रहा था। उसके होठ बिल्कुल बुरी तरीके से फटे हुए थे, और उन फटे हुए होठों की दरारों में से खून झलक रहा था। इसके साथ ही उसकी आंखें बिल्कुल पूरी तरीके से सफ़ेद थी। उसकी आंखों के बीच का जो काला कांच होता है वह गायब था, और उसकी जो नाक थी वह बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। अब उसका यह नज़ारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे अब मैं दोबारा बेहोश होने वाला हूँ, क्योंकि अब वह औरत मेरी तरफ देखकर बहुत ही अलग तरीके से हंसने लगी थी, और उसकी वह हंसी की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही थी। उस वक्त तक मुझे यह समझ आ चुका था कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, और यह कोई सामान्य औरत नहीं है। यह शायद कोई भूत प्रेत, पिशाची नहीं, या फिर कोई चुड़ैल या डायन है जो आज मुझे जान से मार देगी। जब मैंने अपनी नज़रें उस हवन की तरफ घुमाई तो उस हवन के चारों ओर इंसानी कंकाल के सिर की 7 मुंडियाँ रखी हुई थी, और जब मैंने बहुत गौर से उस हवन की तरफ देखा तो वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ की संख्या 7 थी। उस हवन के पास में जो भी सामग्री रखी हुई थी उसकी संख्या 7 थी, जैसे कि वहाँ पर 7 चक्कू, 7 नींबू, 7 मरे हुए कबूतर, 7 मरे हुए खरगोश और 7 इंसानी खोपड़ी के कंकाल, और इसके साथ ही और भी बहुत सी सामग्री रखी हुई थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या है। अब मैंने सोचा कि इस डायन ने आज मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब उस वक्त मुझे मेरी जान बचानी थी, इसलिए मैं वहाँ से भागने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ से भागने के लिए उठना चाहा तो मैंने देखा कि मैं चाहकर भी वहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में कोई जान ही ना हो। अपनी गर्दन के अलावा मैं अपने शरीर के नीचे के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। उसमें मेरी मर्जी से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद डर के मारे मेरी तो फट के हाथ में आ चुकी थी, और उसके बाद मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ। तभी मुझे चुप कराने के लिए बार बार वह चुड़ैल खून की कुछ बूंदें मेरे ऊपर छिड़क रही थीं, और मुझे एक अजीब सी आवाज़ में कह रही थी कि चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन मैं था कि ज़ोर ज़ोर से बस चिल्लाए जा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद कोई मेरे चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर इस घर में मुझे बचाने के लिए आ जाए, और थोड़ी ही देर में मेरी ये तरकीब काम भी कर जाती है। अभी मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला ही रहा था, और वह चुड़ैल भी ज़ोर ज़ोर से अपने मंत्रों को बोले जा रही थी, और उस हवन कुंड में उन मरे हुए कबूतरों और खरगोश को एक के बाद एक करके डाले जा रही थी। तभी पता नहीं अचानक कहाँ से वहाँ पर मेरी मम्मी आ जाती है, और उनके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी वह मेरे मुंह पर डालती है, पर मुझे सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने जो टॉर्च जला रखी थी उसका फोकस सीधा मेरी आंखों पर पड़ रहा था। तभी अचानक मेरी मम्मी ज़ोर से मेरा नाम लेकर चिल्लाती है और मुझसे कहती है कि विकास, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और मेरी मम्मी की आवाज़ सुनने के बाद मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मम्मी मुझे बचा लो, ये डायन आज मुझे मार डालेगी। इसके बाद मेरी मम्मी ने अपनी टॉर्च का फोकस उस डायन की तरफ डाला, और जैसे ही मम्मी ने अपनी टॉर्च का फोकस उस डायन के ऊपर डाला तो उस डायन ने अचानक उठकर मेरी मम्मी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ना चाहा। अब वह डायन बार बार मेरी मम्मी से कह रही थी कि तूने मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब वह मेरी मम्मी के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी पता नहीं अचानक कहाँ से, लेकिन वहाँ पर मेरी दादी आ जाती है, और उन दादी ने अपनी छोटी सी पोटली में से बबूत लेकर उस डायन के ऊपर मारा। और जैसे ही दादी ने उस डायन के ऊपर मारा तो अचानक से चिल्लाते हुए वह डायन वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद मेरी मम्मी उस कमरे के बाहर खड़ी खड़ी मुझे बार बार कह रही थी कि विकास, चल यहाँ से, तू किसका इंतज़ार कर रहा है, फटाफट निकल यहाँ से।
तभी मैंने मेरे मम्मी की तरफ अपनी गर्दन को ना में हिलाया और रोते हुए उनसे कहा कि मम्मी, मैं चाह कर भी यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तभी मेरी दादी वहाँ आती है और मुझे घसीट कर उस कमरे से बाहर लेकर जाती है। जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर जाता हूँ तो मुझे मेरे शरीर में थोड़ी बहुत ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन अब भी मेरा शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद मेरी दादी और मेरी मम्मी मुझे घसीटकर उस घर से बाहर ले जाने लगती हैं। मुझे घर से बाहर ले जाते वक्त मेरी दादी बार बार हमारे चारों तरफ बबूत छिड़क रही थीं, लेकिन जब वह दोनों मुझे उस घर से बाहर लेकर जा रही थीं तो उस हवन कुंड में से वह कबूतर और वह खरगोश बाहर निकालकर हम तीनों के ऊपर हमला करने लगते हैं, जो थोड़ी ही देर पहले मेरे सामने मरे हुए पड़े थे और जिनको उस डायन ने उस हवन कुंड की आग में डाल दिया था। लेकिन अब अचानक वह उस आग में से जिंदा होकर वापस निकल रहे थे और वह कबूतर बार बार उड़कर हमारे ऊपर आकर हम पर हमला कर रहे थे। पर जैसे ही कोई कबूतर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता था तो मेरी दादी फिर से बबूत लेकर उस कबूतर के ऊपर मार देती थी, जिससे वह कबूतर वहीं पर गायब हो जाता था और वह मरे हुए खरगोश भी अब जिंदा होकर बार बार हम लोगों के पैरों में आकर हमारे ऊपर चढ़ रहे थे। जिसके बाद दादी ने उनके ऊपर भी बूत मारा और वह दोनों किसी तरह घसीटते हुए मुझे उस घर से बाहर लेकर आती हैं। और जब वह मुझे उस घर से दूर मेरे घर की तरफ लेकर आ रही थी तो उस घर से किसी के चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और इसके साथ ही ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई किसी सामान को उठाकर बार बार इधर से उधर पटक रहा हो। लेकिन उन आवाज़ों की तरफ ध्यान न देते हुए मेरी दादी और मेरी मम्मी मुझे जल्दी से अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी। उसके बाद जैसे ही मेरी मम्मी और दादी मुझे मेरे घर पर लेकर पहुंचती हैं तो उसके बाद मुझे एक जगह बैठा दिया जाता है और मेरी दादी मेरे चारों तरफ एक बबूत का गोला बना देती है जिसके बीचों बीच मैं बैठा हुआ था। उसके बाद मेरी दादी ने किसी को फ़ोन किया और उन्हें फ़ोन पर सारी बात बताई। उसके थोड़ी ही देर बाद हमारे घर पर एक पंडित जी आते हैं और वो घर पर आने के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं और देर रात तक उस दिन मेरा इलाज करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की तो मेरे शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। तो मैंने यह बात मेरी दादी को बताई। उसके बाद मेरी दादी ने मेरे पूरे शरीर पर वह पप्पुत लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद दादी ने उन पंडित जी से पूछा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। इसके साथ ही दादी ने पंडित जी से पूछा कि कहीं ये वही डायन तो नहीं थी जिसका सभी गांव वालों को डर रहता है और जिससे सभी गांव वाले अपने बच्चों को बचाकर रखते हैं। उसके बाद पंडित जी ने दादी से कहा कि हाँ, यह वही डायन थी, लेकिन अब तो मैंने उसकी सारी तंत्र विद्या को इसके ऊपर से हटा दिया है। लेकिन आने वाले 7 दिनों तक आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि अगर ये घर से बाहर निकला तो वह डायन इसके ऊपर फिर से हावी हो सकती है। इतना कहकर अपना इलाज करके वह पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मैंने मेरी दादी से पूछा कि दादी, ये डायन कौन है। तो इसके बाद मेरी दादी ने मुझे जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच कैसे गया। दादी ने मुझे बताया कि आज से कई साल पहले वह औरत जिंदा हुआ करती थी और उस घर में उसका पति और वो अकेले ही रहा करते थे। उनकी शादी को काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। कई कोशिशों के बावजूद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके बाद वह औरत पता नहीं किसके झांसे में आ गई और उसने बच्चे पैदा करने के लिए काले जादू व तंत्र विद्या का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसी बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो जाती है और उसका माँ बनने का वह सपना अधूरा ही रह जाता है। पति के मरने के बाद तो उसकी माँ बनने की आस पूरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन अब वह माँ बनने की चाहत में इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसने माँ बनने के लिए काले जादू और तंत्र विद्या का बहुत ज़्यादा प्रयोग शुरू कर दिया। लेकिन काले जादू का एक नियम है कि अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो यह करने वाले के ऊपर ही भारी पड़ जाता है, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके द्वारा किए गए काले जादू ने उसकी ही जान ले ली और आज से कई साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। तभी से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है, लेकिन मरने के बाद भी वह अपने माँ बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। आज जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है
वह आज से पहले गांव के 1-2 बच्चों के साथ भी हो चुका है, लेकिन उन बच्चों ने तो शुरू के दिनों में मिठाई खाते ही अपने घर वालों को बता दिया था, और उन घर वालों ने जब उसके बारे में पता किया तो उस चुड़ैल की सारी सच्चाई उनके सामने आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों का इलाज करवाया और कभी भी उन्हें उस घर की तरफ नहीं जाने दिया। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि तुम भी उस चुड़ैल के झांसे में आ जाओगे। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वह इतने दिनों से ये रूप बदल कर तुम्हें कुछ खिला रही थी, तो तुमने घर पर हम लोगों को क्यों नहीं बताया। तब मैंने मम्मी से कहा कि उस मिठाई को खाने के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया ही नहीं कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। पता नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरीके से शायद उसके कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद मैंने मेरी मम्मी और दादी से पूछा कि आखिर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं उस घर के अंदर हूँ। तो मेरी दादी ने मुझे बताया कि अक्सर तो खेलने के बाद शाम के लगभग 6 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन आज जब तू 8 बजे तक भी घर नहीं आया तो हमें तेरी चिंता होने लगी, और इसी वजह से हम दोनों तेरी तलाश में तेरे दोस्तों के घर गए। जब हम लोग उनके घर गए तो उन लोगों ने हमें बताया कि आज तो उनके पास खेलने के लिए आया ही नहीं। फिर उसके बाद हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर आज तो खेलने नहीं गया तो फिर गया कहाँ। तभी हम लोग उस घर के पास से गुजर ही रहे थे और हमें अचानक तेरे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब हमने उस घर की तरफ देखा तो उस घर के अंदर से ऊपर की तरफ उठता हुआ धुआं हमें दिखाई देता है। उसके बाद मेरी दादी मुझे कहती है कि उस घर से तेरी चीखने की आवाज़ सुनकर मैं समझ गई थी कि कहीं ना कहीं आज तो उस डायन की चपेट में आ चुका है। इसी वजह से मैंने तेरी मम्मी को वहीं पर रुकने के लिए कहा और मैं दौड़कर घर पर माँ काली का वह बबूत लेने के लिए आ जाती हूँ। लेकिन जब तक मैं माँ काली का बबूत लेकर वहाँ पर वापस जाती हूँ तो तेरी मम्मी मुझे वहाँ दिखाई नहीं देती है। उसके बाद मैं समझ जाती हूँ कि तेरी मम्मी उस घर के अंदर जा चुकी है, क्योंकि आखिर वो एक माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों को खतरे में देखकर कैसे रुक सकती है। इसके बाद तेरी मम्मी के पीछे पीछे मैं भी उस घर में आ जाती हूँ और हम लोग तुझे बचाकर वहाँ से लाते हैं। आज मेरे साथ उस हादसे को हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उस हादसे के होने के बाद आज भी मेरे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें हैं। आज भी मैं अपने हाथों से कोई भारी चीज़ नहीं उठा पाता हूँ, और अगर मैं उठाने की कोशिश भी करता हूँ तो अचानक मुझे मेरे शरीर की नसों का खून बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।